अगला पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। पिछले कल हमने देखे थे लर्नर सेंटर मेथड्स ऑफ टीचिंग। लर्नर सेंटर मेथड्स वो है जिसमें सारा सिलेबस, सारी टीचिंग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें हमने इसके कुछ फीचर्स देखे थे, जैसे अकाउंटेबिलिटी, इंक्वायरी, डिस्कशन, कोलैबोरेशन, क्रिएशन, रिफ्लेक्शन, जवाबदेही, जांच करना, बहस, सहयोग, निर्माण, प्रतिबिंब। अब लर्नर सेंटर मेथड की में क्या क्या होता है? प्रक्रिया होती है, इसमें चर्चा होती है, प्रस्तुति होती है, प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जब वो सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो खुद नॉलेज गेन करते हैं। लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम विदिन, वो खुद से सीखते हैं। ये थोड़े थोड़े से हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे। अभी इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? प्ले बेस्ड, खेल खेल में हम नॉलेज गेन करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड, पूछताछ आधारित शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड, परियोजना आधारित शिक्षा, जब हमें कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो हमारी नॉलेज ज्यादा गेन होती है। उसके बाद आ गया स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस आप लोग समझते होंगे, आप लोगों ने मैक्सिमम ने अटेंड भी की होंगी, तो उसमें आप लोग ज्यादा सीखते हैं। फिर आ गया छात्र नेतृत्व सम्मेलन, यही इसकी हिंदी हुई। इसमें इसके थोड़े से एग्जाम्पल कम हैं, वो आपको नेक्स्ट पीडीएफ में मिल जाएंगे। अभी एक एमसीक्यू है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना हो चुका है या कितना है। ठीक है, हाँ इसका ए होगा। इसमें सिर्फ कोमल यादव ने इसका रिप्लाई दिया है और उनका आंसर सही है। अब कैसे, इसको हम खुद से करते हैं। प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है? ठीक है। Which of the following statement should not be considered a characteristic of a learning process? Education institution is the only place where the learning takes place. शिक्षण संस्था एकमात्र ऐसा स्थान है यहाँ सीखना होता है। क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हैं? नहीं, यही हमारा आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही निकल आया, पर फिर भी हम आगे कर लेंगे। लर्निंग इज अ कम्प्रीहेंशन प्रोसेस, लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड। ठीक है, कल हमने देखा था कि जब लर्नर सेंटर मेथड यूज होते हैं तो उसमें कौन कौन सी लर्निंग होती है। इसमें होती है एक्टिव लर्निंग, सक्रिय शिक्षण। सक्रिय से क्या समझते हैं आप लोग? जिसमें स्टूडेंट सोल्व प्रॉब्लम्स, आंसर क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट देयर ओन, डिस्कस, एक्सप्लेन, डिबेट, ब्रेनस्टॉर्म। एक्टिव लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक स्वयं प्रश्न करते हैं, प्रश्नों के हल करते हैं, चर्चा करते हैं, उनको समझते हैं, बहस करते हैं। बहस का यहाँ अर्थ है डिबेट, आर्ग्यूमेंट से नहीं है। आर्ग्यूमेंट अलग चीज है, बहस डिबेट करना अलग चीज है। फिर आया विचार मंथन करते हैं, ये हमारा एक्टिव लर्निंग के अंदर आ गया। दूसरी लर्निंग होती है हमारी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन जिसमें हम एक दूसरे को एज ए टीम वर्क में काम करते हैं जब स्टूडेंट्स। ठीक है। सहकारी शिक्षण, छात्र ऐसी परिस्थितियों में समस्याओं और परियोजनाओं पे टीमों में कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरा है इंडक्टिव लर्निंग, इसको आप लोग रट लो। इंडक्टिव मीन्स इससे आप फिर एक डिडक्टिव भी होती है, ये इंडक्टिव। इनसे क्या समझते हैं? इन डेप्थ स्टडी, जब हम किसी प्रॉब्लम के अंत तक जाके उसका गहन अध्ययन करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लेते हैं इंडक्टिव टीचिंग। ये कहाँ होती है? स्टूडेंट सेंटर मेथड में होती है। आगमनात्मक शिक्षण, जिसमें छात्र सबसे पहले चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं छात्रों को, छात्र अपने तरीके से अपने लेवल पे पूछताछ आधारित शिक्षक के केस आधारित निर्देशन, समस्या समाधान शिक्षण, परियोजना आधारित
इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें शिक्षक खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब ये इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? कर लीजिए। स्टूडेंट इस प्रक्रिया में खुद इन्वॉल्व हो रहा है, वो उस चीज का एक्सपीरियंस ले रहा है, तो ये हमारे अनुभव में आएगा। ठीक है। अब कल हमने देखा था असाइनमेंट मैसेज, ये सबसे इजी होता है। हम लोगों को पता है कि असाइनमेंट क्या होती है। हमको स्कूल्स में असाइनमेंट्स मिलती थी, हम टीचर हमें एक टॉपिक देता था, हम उस पे 6 या 5 पेजेस की एक छोटा सा टॉपिक लिखते थे। उससे हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती थी कि हमारी नॉलेज बढ़ सके। इंफॉर्मेशन सीकिंग ये सब नहीं हो सकता। ठीक है। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, आप लोगों को ये असाइनमेंट्स के टाइप याद करने होंगे। स्कूल असाइनमेंट जो हमें स्कूल्स में मिलती थी। पेज या पैराग्राफ असाइनमेंट, पेज को अब हिंदी में पृष्ठ आएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर तीसरा आएगा हमारा चैप्टर, इसकी हिंदी अध्याय होगा। ठीक है। और असाइनमेंट को हिंदी में असाइनमेंट ही लिखा होता है। ठीक है। आप लोगों ने असाइनमेंट को असाइनमेंट ही याद करना है। चैप्टर असाइनमेंट, टॉपिक असाइनमेंट, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे लिखने को मिल जाए। प्रॉब्लम असाइनमेंट, हमें कोई परिस्थिति दे दी हुई जाएगी और बोलेगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप पता करो। ठीक है। फिर आएगा अनुभव असाइनमेंट। अनुभव क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की असाइनमेंट्स मिलती है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद हम उस चीज का एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस, जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट मिलती है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनकी असाइनमेंट कैसी होती है? प्रैक्टिस टाइप। अब इसके फायदे और नुकसान ये हम डिटेल्स में कल पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना। आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में भेद करना आना चाहिए। अब आएगी केस स्टडी। केस स्टडीज में क्या होता है कि टीचर ने हमें एक टॉपिक दे दिया है। पहले उसने हमें बोला कि ए टॉपिक है, आप इसके बारे में स्टडी करके बताओ। अब इस स्टूडेंट को मैं ले लेती हूँ कि ये निशा है। निशा को अगर इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो कैसे पता करेगी? वो इसकी डेप्थ में जाके इसको स्टडी करेगी। पहले वो एक स्टेप कवर करेगी, फिर दूसरा स्टेप कवर करेगी, फिर तीसरा, ऐसे कर करके उसकी नॉलेज गेन होगी। ठीक है। योगी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। जैसे ये पूरा हमारे क्लासरूम का एरिया है, ये है ए, ये है बी, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और टीचर ने हमें कहा कि मुझे इन सब एरिया की नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस एरिया की नॉलेज चाहिए, तो इसके बारे में पता करना। ये हमारे केस स्टडी का हिस्सा हो जाएगा। और केस स्टडी को हिंदी में भी केस स्टडीज ही कहते हैं। और ये क्यों की जाती है? जब हमें किसी चीज के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए। ठीक है। किसी पर्टिकुलर की अगर कहीं जगह लैंडस्लाइड हुई है, उसका अगर इन डेप्थ में जाके जब तक स्टडी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्यों हुई थी वो लैंडस्लाइडिंग। इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब फिर से एक क्वेश्चन आया, आप लोगों ने कल अगर इसको पढ़ा है, इस कुछ सुना होगा, तो आप लोगों को ये आ जाएगा। हम इसको सोल्व करते हैं, आप लोगों ने इसको रिवाइज नहीं किया हुआ है। कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं पूछा हुआ है। ठीक है। आपने इसको क्या किया है, जो जुड़ा हुआ है, आपने नहीं को नहीं देखा है मेरे ख्याल से। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जब नॉलेज गेन करता है तो पहले वो ए सीखता है, फिर बी सीखता है, फिर सी, तो वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, पूर्व अनुभव के आधार पर। फिर जब वो लर्निंग करता है, चाइल्डहुड की बात की जा रही है ये, फिर चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, फिर वो कल्पना करता है, फिर उसके बाद वो तर्क करता है। क्या बच्चे बहस करते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों है, वो चीज वैसे क्यों है? ये आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे डिबेट नहीं हो रही है, आर्ग्यूमेंट। इसका आंसर होगा तर्क। आपको नहीं चूज करना था।
ओके, अब आया प्रोग्राम लर्निंग। कल मुझे नहीं लगता बच्चों को ये में आया होगा। आप लोग सब आप सब मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। आप लोग सबसे पहले आपने क्या किया, एडमिशन ली। एडमिशन लेने के बाद आपने फीस दी, फिर क्लासेस अटेंड की। क्लासेस अटेंड करने के बाद आप लोग एग्जाम दोगे। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का स्टेप हो गया। फिर आप सेकंड स्टेप में जाओगे, जिसमें आप सेकंड सेमेस्टर में क्या करेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर से आप एग्जाम देंगे। कि एक सिस्टमेटिक वे से जब कोई चीज की जाती है, वो आ गया हमारे प्रोग्राम लर्निंग में। ठीक है, एक आ गया इसमें लीनियर, इसके दो हो गए कि ब्रांच। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, एक प्रोग्राम्ड है, ये आ गया ए बी सी, ये हमारे स्टेप हैं इसके चार। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है लीनियर में। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जब मैं एक स्टेप कवर कर लेती हूँ, तो ये लीनियर मुझे ले जाएगा दूसरे स्टेप में। मुझे आता है कि नहीं आता, स्टूडेंट का लेवल कैसा है, स्टूडेंट ने जो फर्स्ट स्टेप किया वो उसने अच्छे से किया, क्या उसका वो सही था या रॉन्ग था, इस पे वो विचार नहीं करेगा। वो सीधे किस पे जाएगा, सेकंड में। बी के बाद वो सी पे, फिर डी पे, फिर प्रोग्राम खत्म, सारा खेल खत्म। बट जो ब्रांच प्रोग्रामिंग होती है, इसमें क्या होगा, ये ए है, मान लो जी ये अंकिता है। ठीक है, अंकिता ने ए स्टेप कंप्लीट किया, इसको इसका आंसर लिखने को कहा गया, इसने दिया इसका आंसर रॉन्ग। तो ब्रांच प्रोग्रामिंग साक्षिक साक्षित साक्षित में वो क्या बोलेगा कि जब तक तुम पहला स्टेप कंप्लीट नहीं करोगे, मैं तुम्हें सेकंड स्टेप में नहीं ले जाऊंगा। वो इसी का कारण पता करेगा कि क्या ऐसा रीजन रहा कि ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर वो उसको फिर से करवाएगा, बट वो फिर से अगर गलत करेगा तो वो थर्ड टाइम उसको फिर से करवाएगा। और फोर्थ अटेम्प्ट में जब ये सही करेगा, उसके बाद ये 20 स्टेप में उसको लेके जाएगा। अगर 20 स्टेप सही किया तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर 20 स्टेप गलत किया तो फिर से इसको फिर से करेंगे, फिर जाएंगे सी में, फिर जाएंगे डी में। मतलब कि इसमें हर स्टेप में बच्चे की परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। अब लीनियर, ये आपको इस साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा हुआ है, ये एक PYQ है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है इसमें। ठीक है, और इसमें अब इसको थोड़ा सा इंटू स्टेप, ये चीज कॉल्ड फ्रेम। इसको हिंदी में भी फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी एक PYQ है, आपको इसको भी रटना है। वही चीज जो हमने देखी थी, ऑब्जेक्टिव डाइज। इसमें आपको ABCD, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये आपने सही किया है, तो ये आपको बी को सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन देगा। मान लो कि ये इसको गलत करता है, तो ये उसका रीजन जानेगा कि ये क्यों गलत हुआ। अगर फिर आपको इसी के रिगार्डिंग जब आप इस चीज को समझ लेंगे, फिर वो आपको सेकंड में इसका एक ऑप्शन देगा। फिर हमारा थर्ड में जाएगा, फिर इसके हानि और लाभ। अब आई पर्सनलाइज लर्निंग, ये सबसे खास होती है और ये मैक्सिमम टाइम बच्चों को समझ में आती है। मान लीजिए ये पूरी क्लास में, इसमें एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है। ये मैं मान लेती हूँ कि ये निशा है, मुझे निशा नाम याद रहता है। ये है अरुण, और ये अंकुश। ठीक है, ये चाहता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढूं, ये चाहता है कि मैं हिंदी मीडियम में पढूं, ये चाहता है कि मैं बंगाली मीडियम में पढूं, ये चाहता है कि मैं स्लो पढूं, ये चाहती है अरुण चाहता है कि मैं फास्ट पढूं, और ये चाहता है कि मैं मीडियम जैसे हो सके। ये एक वीक पढ़ना चाहता है कि मैं पूरे वीक क्लासेस अटेंड करूंगा, ये चाहता है कि नहीं, मुझे एक वीक नहीं, मुझे सिर्फ 5 डेज में पढ़ना है। ये कहेगा कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 2 डेज पढ़ना है। ठीक है, ये बुक्स से पढ़ना चाहता है, ये चाहता है कि मैं लैपटॉप से पढूं, कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन स्टडी करनी है। ये मोबाइल्स का यूज करना चाहता है। ठीक है, अब इस पूरी क्लास में एक टीचर है, वो क्या इन सब की ख्वाहिशों को पूरा करेगा एक साथ? हाँ, वो कहेगा कि ठीक है,
मैं तुमको इस वे में पढ़ाऊंगा, अंकुश को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और आकाश को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। मतलब कि हर स्टूडेंट का जब पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इंटरेस्ट टीचिंग में लिया जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे पर्सनलाइज्ड, व्यक्तिगत शिक्षण। इसमें प्रत्येक शिष्य की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के आधार पर सीखने का तरीका तैयार किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए सीखने की विधि, गति अलग अलग होती है। हर बच्चा अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट लर्न स्किल, इसमें क्या बेनिफिट, लक्ष्य निर्धारित में साझेदारी से छात्रों को प्रेरणा और विश्वसनीय, जब बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ रहा है, अपने साथ ही कंपटीशन करता है, तो उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है। जब तक कि वो कंपटीशन नहीं करेगा, क्योंकि उसका किसी से मुकाबला तो है नहीं, उसे लगता है कि आज मैंने ए भी पढ़ लिया, बी भी पढ़ लिया, सी भी पढ़ लिया, मुझे तो बहुत नॉलेज हो गई है, ठीक है। दूसरा, अब इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें अब इसकी हानियां क्या है, ये कभी टेक्निकल फोर्स, पर्सनलाइज लर्निंग हमेशा ऑनलाइन की जाती है, इसके लिए हमें टेक्निकल एड्स की बहुत जरूरत होती है। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जब बच्चा अकेले में ही अपनी मर्जी से ही पढ़ेगा, क्या उसका दूसरे बच्चों के साथ संवाद होगा? नहीं। डिस्ट्रैक्शन, जब बच्चे को पता है कि मैंने अकेले ही सब पढ़ना है, मुझे अपनी ही स्पीड से पढ़ना है, तो वो आलस हो जाता है, उसको डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। अब एक ये क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्या कहा गया है? अ लर्नर सेंटर मेथड, a learner centered method should not be where, यहाँ पे नोट को आप लोग ध्यान, एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थी को दिए गए अभ्यास को चुपचाप करना चाहिए, क्योंकि सीखने में मौन बेहतर है। क्या आप लोग इस चीज से अग्री करते हैं? हाँ, नहीं, हम इस चीज से अग्री नहीं करते हैं। जब तक स्टूडेंट बोलेगा नहीं, तब तक उसको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर हो गया, तो सेकंड आगे करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आया हुरिस्टिक मेथड। हुरिस्टिक मेथड को हिंदी में भी हुरिस्टिक मेथड ही कहते हैं। हम इसको करने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि हुरिस्टिक ये दिया हमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने था। आर्मस्ट्रॉन्ग एक साइंटिस्ट थे, ये केमिस्ट्री के अध्यापक थे। तो इनकी सोच इस मेथड में पूरी तरह से झलकती है। इन्होंने बोला कि स्टूडेंट को खुद इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, खुद उस चीज जो वो पढ़ता है उसको अनुभव करना चाहिए, उसे खुद प्रैक्टिकल करने चाहिए। टीचर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो साइड में बैठ के उसको गाइड करे। ये हेनरी एडवर्ड जी की सोच थी, और इसी सोच को इन्होंने अप्लाई किया अपने मेथड में, और इस मेथड को बच्चों के समक्ष रखा, ठीक है। इसका पहला क्या आएगा? शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देना, मतलब कि हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आलोचना आलोचनात्मक 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 और कल्पनाशील सोच के उपयोग को बढ़ावा देना। बच्चों की खुद की थिंकिंग और खुद की वो होनी चाहिए, आइडियोलॉजी। स्टूडेंट के समक्ष प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे दो, स्टूडेंट खुद इसका हल करेगा, ये हेनरी जी का कहना था, ठीक है। अब इसको हम थोड़े से इसके लाभ देखते हैं। इसमें क्या था? इंडिविजुअल प्रैक्टिकल वर्क होता है, हर बच्चा अपनी तरफ से प्रैक्टिकल करेगा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री लैब है, उसमें 20 स्टूडेंट हैं, उसमें 5-5 स्टूडेंट के 4 ग्रुप बन जाएंगे। उन ग्रुप्स को बोलेंगे कि आपको एक केमिस्ट्री लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट दे दिया, आप अपनी तरफ से करें। तो हर बच्चा अपने इंडिविजुअली अकेले जब चीज करेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। तो इस चीज को किस में कहा गया है? ह्यूरिस्टिक मेथड में। ह्यूरिस्टिक को आप लोग समझ लेना एक्सपेरिमेंट बेस्ड, जिसमें एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग, ये ज्यादातर मेथड साइंस की क्लासेस में यूज होता है। लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा खुद कोई चीज करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। हर बच्चा अपने फेज में काम करेगा।
हर बच्चे की अपनी स्पीड होगी। हमने क्लास में मैक्सिमम टाइम देखा होगा कि सभी बच्चों की लर्निंग स्किल्स एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे 20 मिनट में कोई चीज सीखते हैं तो कोई बच्चे 1 घंटे में। तो क्या जब ये मेथड यूज किया जाता है तो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। जब बच्चा खुद इस मेथड में आता है तो वो अपने सामान की खुद केयर करता है। जब लैब में बच्चे काम करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट सावधानी से उनको रखना, आज के टूटने का डर ज्यादा होता है तो टीचर क्या बोलता है, अभी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो स्टूडेंट क्या बनते हैं, वो एक जिम्मेदार स्टूडेंट बनते हैं। उनकी हैबिट्स अच्छी हो जाती है। अब इसके कुछ हानियां भी होंगी। हानियां क्या होंगी, ठीक हो सकता है, कैन नॉट बी एक्यूरेट। एक्यूरेट से आप क्या समझते हैं, एक्यूरेसी, किसी के सही आंसर आने की क्या संभावना है। मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए और मैंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। मुझे कहा गया कि तुम ए स्टेप फॉलो करो, बी स्टेप फॉलो करो, सी करो, डी करो, एंड में तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। बट इस बात की क्या गारंटी कि मुझे मेरा रिजल्ट ही मिलेगा। मान लो कि मैंने कोई स्टूडेंट है, उसने ए फॉलो किया, बी फॉलो किया, बट सी स्टेप वो भूल गया और उसने डी फॉलो किया, क्या उसको सेम रिजल्ट मिलेगा? नहीं। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। इसमें हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अनप्लान्ड अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं पता कि मैं ये चीज अगर एक्सपेरिमेंट करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये एक PYQ है, ठीक है, कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी स्टूडेंट गलत करेगा। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे? इजी था क्वेश्चन, सबने अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट, ठीक है, इंटरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इंटरेक्ट क्या होता है, जब इंटरेक्ट स्टूडेंट सेंट्रिक है, छात्र केंद्रित है, हाई लेवल high level of student involved in cooperative activities such as observation and investigation। जब indirect तरीके से हम टीचिंग करते हैं तो छात्रों की भागीदारी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको मुझे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है, क्योंकि इनडायरेक्ट टीचिंग आप लोग स्टडी आप लोगों ने की होगी। इसमें इसके लाभ क्या, प्रॉब्लम हम खुद से सॉल्व करते हैं, केस स्टडीज होती है, हमारा ज्ञान का क्षेत्र, हम हर शब्द का मीनिंग ज्यादा अच्छे से समझते हैं, रिफ्लेक्टिव डिस्कशन होती है, हम इन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। पहले उनकी नॉलेज इतनी होती है, बट जब हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे नॉलेज का स्तर बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब ये एक PYQ, मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी अटेम्प्ट करो क्योंकि ये इजी है। हिंदी वाले हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें, इतना टाइम काफी है। चलो, अब मैं पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इंटरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, लर्निंग, रीजनिंग, ये सब सेम ही होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष शिक्षण के दौरान नियोजन शिक्षण की रणनीतियों की पहचान कीजिए। इंटरेक्ट इंटरेक्ट इसमें है, तो हमारा फर्स्ट तो ऑप्शन है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिमानों पर जोर देना। दूसरा, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, उत्तेजना सामग्री पेश करना। क्या इंटरेक्ट मेथड में सामग्री पेश की जाती है? टीचर के पास वो तो टीचर देता है जब। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा होगा ए। फिर आएगा इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इंटरेक्ट मेथड होता है तो इंक्वायरी की जाती है। हाँ, कैसे? जब स्टूडेंट को ही सब कुछ करना है तो वो इंक्वायरी तो करेगा, पूछताछ करेगा। फिर आएगा प्रेजेंटिंग, आस्किंग या प्रोवाइडिंग फीडबैक।
प्रेजेंटिंग, ये स्टेप किस में फॉलो की जाते हैं? जब टीचर सेंटर मेथड यूज किया जाता है। प्रमोटिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसमें समस्या का समाधान किया जाता है। तो हमारा आंसर हुआ ए सी ई। हमारा आंसर हुआ फोर्थ। अब हमारा आया रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग सबसे इजी मेथड होता है टीच करने का। इसमें स्टूडेंट्स खुद ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अंकुश है, ये अरुण है, अरुण नहीं लड़की है, निशा, ये विजय है। मैं क्लास में स्टूडेंट्स को, मैं आप सबको एक करेक्टर दे रही हूँ। मैंने अंकुश को बोला कि तुम बनो फायरमैन, ये फायरमैन नहीं है, ये इंजीनियर। निशा को मैंने बोला कि तुम बनो डॉक्टर। विजय को मैंने बोला एक पुलिसमैन। ये तीनों स्टूडेंट को जब इनके करेक्टर मिलेंगे तो ये लोग सोचेंगे कि एक डॉक्टर क्या होता है, एक इंजीनियर क्या होता है, पुलिसमैन क्या होता है। वो सबसे पहले सोचेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। सबसे पहले उनके कपड़ों के बारे में सोचेंगे, फिर सोचेंगे कि वो लोग करते क्या है। ठीक है, उनके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब वो ये सारी जानकारी पता कर लेते हैं, उसके बाद वो क्लास में उस रोल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, स्कूल टाइम में हमने किया होगा, जब हमारे कोकुलर एक्टिविटीज होती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिजाइन के ड्रेसिंग पहनते हैं बच्चे। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को परफॉर्म करते हैं जो करेक्टर उनको दिए होते हैं, मतलब कि रोल प्लेइंग। अब इसके फायदे क्या हैं? जब हम किसी स्टूडेंट को उस किसी किरदार को निभाने के लिए कहते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है। अन्य स्थिति के उन्हें क्या, उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है कि नहीं मैं ये रोल प्ले करूंगा, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उनको जो रोल पसंद हो वो करना चाहते हैं। फिर सीखने के रचनात्मक को प्रोत्साहन मिलता है। इससे बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको एक बैकबोन मिल जाता है कि नहीं मुझे ये करैक्टर मिला तो मैं इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा। वो पूरा अपना ध्यान उसी चीज पे केंद्रित कर देता है। अब इसके फायदे, बच्चे नहीं इंटरेस्टेड होते, कई बच्चों की एक्टिंग नहीं होती अच्छी, तो वो रोल प्लेइंग क्यों करेगा, रोल प्लेइंग से क्यों सीखना चाहेगा। कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो वैसा मटेरियल यूज कर पाए। अब अगर किसी को बोल दिया कि तुम डॉक्टर का किरदार निभाओ, अगर उसके पास डॉक्टर जैसे कपड़े ना हुए तो हर मेथड के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। ठीक है, अब यही हमारा लास्ट था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके हम इसको कर सकते हैं, टीचिंग को। अब इसके रिगार्डिंग किसी की कोई इंक्वायरी, कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ जानना हो। मैंने आज क्लास में आते ही आप सबसे बोला था कि हम ऐसे करेंगे कि 2 दिन टीचिंग पढ़ेंगे, 2 दिन हम डीआई शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आप लोग सहमत हो, आप लोगों को डीआई करनी है? हम उसको स्टार्ट कर दें? यस या नो लिखो, सब बच्चे अपना इंडिविजुअल अलग अलग डीआई करने में बहुत इंटरेस्टेड है आप लोग। तो आप लोग कॉपी पेन सब इकट्ठे करके लाना कल। आज हम उसका थोड़ा सा डेमो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी 15 मिनट बचे। आज की क्लास के रिगार्डिंग किसी की अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई प्रोग्राम, कोई मेथड समझ में ना आया हो, यस या नो लिख दो। आप लोगों को समझ में आया है तो यस लिखो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो नो लिख दो। आप लोगों को ये चैप्टर इजी लगा कि नहीं? इसमें से मैक्सिमम चीजें हमें आती हैं क्योंकि हम लोगों ने ये खुद से अनुभव की हुई हैं, क्योंकि हम लोग लर्नर्स हैं। आप लोग क्या हो, स्टूडेंट्स हो। तो ये सब आप ही के रिगार्डिंग चल रहा है, आप ही के एरिया के आगे पीछे घूम रहा है। आपकी नॉलेज, आपके मेथड्स, आप जो मेथड्स हमने यूज किए हैं उसमें से मैक्सिमम मेथड आप में से कई बच्चों ने परफॉर्म भी किए होंगे अपनी लाइफ में।
ओके, क्यों ना हम कल की क्लास का थोड़ा सा डेमो करें। कल है फ्राइडे, कल हम करेंगे मैथमेटिक्स। हम मैथ्स की एक यूनिट स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम सबसे पहले करेंगे रेशो। रेशो से आप लोग क्या समझते हो, कोई मुझे बता सकता है? आप लोगों ने रेशो यूज किया है कभी? रेशो चैप्टर पढ़ा हो? चैप्टर अनुपात, यस या नो लिख दो। आप में से पहले किसी ने किया है, ताकि मुझे अंदाजा लग जाए कि मैं किस वे में आपको स्टार्ट करूं। अगर आप में से किसी ने पहले पढ़ा होगा तब तो हम इजी स्टार्ट करेंगे। हम ज्यादा यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल सके। अभी अच्छा क्यों नहीं लिख रहा है? राइटिंग पे कोई भी ध्यान नहीं देगा और ना ही ये बोलेगा कि राइटिंग गंदी आ रही है, ठीक है? रेशो, रेशो का अर्थ हिंदी में हम इसे कहेंगे अनुपात। इसको डिवाइड इन दो बिंदु से शो करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि ये एक पेज है, ठीक है? इसका नाम मैंने रखा है एक्स या फिर ए, जिसको जो अच्छा लगता हो। अगर मैं अब ये पूरा क्या है, ऐसे है, ठीक है? अब मैं इसके कर दूं दो टुकड़े, ये आ गया एक, ये आ गया एक। अब इन दोनों के बीच लगा दूं मैं रेशो का साइन, तो ये क्या बन गया? अनुपात। टोटल चीज है एक्स, उसको मैंने बांट दिया है एक एक भाग में, तो ये हो गया मेरा अनुपात। अब इसी चीज को मैं ऐसे ना डिवाइड करके, ये एक चीज पेज है, इसके मैंने पहले किए 1 2 3 4 हिस्से, फिर कर दिए 8 हिस्से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी 1 1 1 1 1 1 1 1? क्या इतना बड़ा रेशो बन सकता है? नहीं। तो इसको हम करेंगे एक इजी वे में डिफाइन। कैसे करेंगे? ये है, एक हिस्सा आ गया, ये दूसरा हिस्सा आ गया, ये फिर मैंने, ये बन गई मेरी 1:1। इसी रेशो को मैंने फिर से डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, ये मेरी रेशो बन गई 2। अब मैंने इसको कर दिया 4, ये मेरी रेशो बन गई 4। ये क्या है? आपस में बराबर ही है। मतलब कि इसी को जब मैं कंटिन्यू करती जाती हूँ आगे, तो इस चीज को हम कहेंगे रेशो, अनुपात। मतलब कि 5-6 लोग हैं, उनको बराबर का हिस्सा मिल जाए। बराबर का नहीं, मतलब कि किसी की क्या कैपेसिटी है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इनके बीच आ गया ये रेशो। टोटल मेरे पास है 1000 रुपए, ठीक है? मुझे इन लोगों में बांटने हैं 1 2 3 अनुपात में। कहने का मतलब कि मैं इस चीज के टोटल करूँ 1 2 प्लस 3, एक्स मान लो इसको, ठीक है? एक्स या ए, ठीक है? ये बन गया टोटल 6x, और ये 6x किसके बराबर है? 1000 के। 6x इज इक्वल टू 1000। फिर अगर इनके बीच कुछ नहीं है तो इसके बीच क्या होता है? इनटू। आप लोगों ने इतना मैथ्स किया हुआ है पहले? यस लिखना है एक बार। आप लोगों को इतना मैथ्स आता है? पहले तो कभी आप लोगों ने किया होगा। नो ही लिख दो, अगर नहीं आता है तो नो लिख दो। आता है? चलो ठीक है। फिर आ गया x, 1000 डिवाइडेड बाय 6। अभी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हम करेंगे बच्चों के जैसे, जैसे मैं सीख, ये आएगा पॉइंट्स में आंसर। x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू ये। तो अगर मुझे पूछा है कि b को कितना मैं डिवाइड करूंगी, b की वैल्यू क्या है? 2x। 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.66। जो मेरा आंसर आएगा वो होगी b की वैल्यू, ठीक है? ये तो था एक बेसिक सा क्वेश्चन कि एक इंट्रोडक्शन टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं। कल हम इसको करेंगे थोड़ा डिटेल में। जैसे कि एक रेशो दी है 2:3, टोटल हिस्से 5 हैं, जिसमें से एक है 2x, एक है
3x। जैसे आ गया 4:5 कि टोटल कोई चीज है 9, जिसमें से एक हिस्सा है 4x, दूसरा हिस्सा है 5x। x सिर्फ एक मानने की चीज है, आप इसको a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। इतना आप लोगों को समझ में आया? क्योंकि ये इजी था, मैं देखना चाहती इजी वे में बनाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को आज एक ट्रिक सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं कल देखूं कि आप लोगों को याद रहता है कि नहीं रहता। मुझे आप लोगों की मेमोरी पावर समझ में आ जाए। ठीक है, फिर इस क्लास को हम थोड़ा सा एंड कर देंगे क्योंकि टाइम भी होने वाला है। सबसे पहले हम रेशो के भी आगे टाइप्स होते हैं, जैसे कंपाउंड रेशो, डुप्लीकेट रेशो, कंटिन्यूस रेशो। आप में से हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे हैं? एक बार जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो मुझे यस लिख देंगे। हिंदी लिख दो सिर्फ ना चैट में कि आप में से कौन हिंदी में डीआई सोल्व करेगा। ठीक है, एक कोई जमीन है, उसका एक टुकड़ा इस हिस्से में बटा हुआ है, एक टुकड़ा इस हिस्से में बटा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या इन दोनों को जोड़ना मुमकिन है? कैसे जुड़ेगा? चलो हम इस चीज को थोड़ा और इजी करते हैं। हम इसको सिर्फ 2 हिस्से कर देते हैं कि हमें एक कंपाउंड रेशो बनाना है। जब इन दोनों को प्लस करके कौन सी रेशो बनेगी? 4:5, 2:3। आपने बुक्स में एक मेथड देखा होगा कि ये वाले ए बी सी इन दोनों को बराबर करते हैं। अगर इसको 3 से कि 5 को मैं एक ऐसी अंक से गुना करूं और 2 को मैं एक ऐसे अंक से गुना करूं कि इन दोनों की वैल्यू सेम बन जाए। अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगी तो ये बनेगा 10। अगर मैं इससे 5 से गुना करूंगी तो ये बनेगा 10। मतलब कि दोनों तरफ हम से, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैंने दूसरी तरफ इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? ये आ गया 8। इन दोनों को ये इन दोनों को इंटू करके आ गया 15। अब ये दोनों बराबर आ गए, 8:10:15। ठीक है, ये मेरी आ गई कंपाउंड रेशो। ये है एक मैथमेटिकल टर्म जिस वे में हम सॉल्व करते हैं, बट मैं करूंगी इसको थोड़ा सा अलग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सीखें ताकि पेपर 1 में आप लोगों का टाइम बच जाए, क्योंकि पेपर 1 में हमें टाइम भी बचाना है। ठीक है, 4:5। अब मैं 5 क्योंकि मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, इसके बिल्कुल नीचे लिखा मैंने 2:3। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 4 दूनी 8, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, 4 2 8। ये मैंने एक स्टेप कर लिया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने किया इन दोनों को मल्टीप्लाई 10, और फिर मैंने किया इन लास्ट वालों को मल्टीप्लाई, आया 15। इस मेथड से कितनी जल्दी निकला मेरा आंसर? क्या मेरी रेशो सेम है? ठीक है, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि कल जब हम क्लास में आए तो आप लोग कॉपी पेन सब अपने साथ लाएं और थोड़ा सा इस बारे को इसके लिए मतलब इससे रिगार्डिंग पढ़ के आए कि आपका माइंड सेट हो कि आज हमने रेशो करना है। और मैथ शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो तो एक तो
2 से लेके 25 तक स्केयर्स याद कर लें, ठीक है, कि 2 का स्केयर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 11 का 121, 13 का 169, 25 का 625 और फिर इसके क्यूब्स भी याद करें। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वेयर्स याद करने हैं 2 to 25। आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएगा, ये आपके रीजनिंग में भी यूज होगा और मैथ्स में भी यूज होगा और जो आपके दूसरे थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें भी यूज हो जाएगा। हमारी कैलकुलेशन हमारा टाइम बचाएगी, हमें सिर्फ 1 घंटा मिलता है पेपर 1 के लिए, बट बच्चे 2 आवर्स ले लेते हैं क्योंकि वो मैथ्स को कर नहीं पाते हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 2.7 है तो 2.7 ही होगा, इसको मतलब कि इसमें किसी इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप लोगों ने इसके बाद करने क्यूब्स, 3 का 9, 4 का 64, 5 का 125। मैं चाहती हूँ कि आप लोग दिन के 5 स्केयर और 5 क्यूब याद करना शुरू कर दीजिए क्योंकि डीआई इतनी आसान नहीं आती है। डीआई के क्वेश्चन इजी होते हैं बट उसकी कैलकुलेशन पॉइंट्स में आ जाती है। 4, 1, 2, 3, 4। आपको ऐसे ऑप्शन होंगे, आपका मतलब पॉइंट से आप लोग डीआई करेंगे और ये इस बार की डीआई है, उसके ऑप्शन है। बस एक ऑप्शन में 3.7 भी था। तो आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का कैलकुलेशन ठीक हो, आप लोग बेसिक्स तैयार करें। आपने स्केयर याद करने हैं, आपने क्यूब्स याद करने हैं, ताकि कल की जब हम क्वेश्चन करें तो आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाए, ताकि फिर हम थ्योरी कवर कर पाए। कल हम रेशो करेंगे तो आप लोग रेशो के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई इंक्वायरी हो कि किसी को लगा हो कि नहीं हम इसमें और बेहतर कर सकते हैं, किसी को पीडीएफ मिली है, पीपीटीज तो मिल गई होंगी सबको, सभी क्लासेस की। तो हम यहीं खत्म करते हैं और कल आप लोग रेशो के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना और कॉपी पेन आप लोगों ने एक न्यू नोटबुक खरीदनी है, ताकि उसके जो कॉपी पेन लेना, ताकि एक उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तरफ हम थ्योरी टाइप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दूसरी तरफ हम ट्रिक करेंगे, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, एग्जाम आने तक तो याद ही रहे, ठीक है। और कई बच्चों को लगता है कि पेपर 2 की इम्पोर्टेंस ज्यादा है पेपर 1 से, ऐसा नहीं है बच्चों। आज की डेट कट ऑफ कितना गया आर्कोलॉजी का, आप लोगों ने इस बार कट ऑफ देखी थी? कोई मुझे बताएगा कि आर्कोलॉजी की कट ऑफ कितनी गई है ओपन जर्नल की? 216 मीन्स 108। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानती हूँ जिसने पेपर 2 में 75 स्कोर किया है और पेपर 1 में कितना स्कोर किया है, मतलब क्वेश्चन 28 स्कोर किया है। पर फिर भी इस बच्चे का जेआरएफ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? 71, 100 में से 75 काफी अच्छा स्कोर होता है। आप 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन कर रहे हो, बट आप पेपर 1 में 50 में से 28 क्वेश्चन कर रहे हो, ये भी ठीक है, बट आप फिर भी जेआरएफ नहीं पाते हो। क्या ये अच्छी बात है? मतलब कि आपको किस में इंक्रीज करना है? आपको पेपर 2 तो इंक्रीज करना, आपको पेपर 1 भी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। पेपर 2 में है 70 क्वेश्चन, पेपर 1 में है इस बच्चे के 31 क्वेश्चन। कितने बन गए? 101। अभी हिस्ट्री की कट ऑफ कितनी गई है? 102 क्वेश्चन। ये बच्चा एक क्वेश्चन से रह गया है। मैं कल आप लोगों को इसका स्कोर कार्ड दिखाऊंगी, तो आप लोग समझते हो कि एक क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और इसका एक मैथ्स का क्वेश्चन गलत हो गया है। अगर इसका मैथ्स का क्वेश्चन वो ठीक होता तो आज इसके पास जेआरएफ होता। तो आप लोगों को पेपर 1 का भी इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस हैं, आपको कम से कम 35 तो लगाना ही पड़ेगा और 35 आते हैं बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में। 37, 42 भी अटेम्प्ट करते हैं, वो भी आप जैसे ही हैं, ऐसा तो नहीं है वो अलग से पढ़ते हैं। तो आप मैथ्स में
मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये एक ही यूनिट से कवर हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग और ये सेम होती है। तो आप लोगों ने इस चीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है, मैथ्स को सीरियस लेना है और इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। चलो ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।